हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है ब्लॉग का बीजे और धज्जे जिसमें आज हम देखने वाले हैं। देखिए, BSc सीजन 4 के लिए जो सेट चल रहा था 75 सेट, इसका सेट नंबर 23 है। तो शुरू करते हैं। और ये देखिए एजुटेशन के बुक से लिया है, इसका सेट नंबर 13 होगा। तो शुरू करते हैं। और अगर कुछ नहीं है तो कृपया बीजे धज्जे के चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, एक मोटिवेशनल कोट है कि घायल तो है हर एक परिंदा है, घायल तो है हर एक परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। तो शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मेघों में से कौन से आकाश में उच्चतम स्तर पर दिखाई पड़ते हैं। देखिए, जो बादल है ना, उसके बारे में चर्चा किया गया है कि मेघों में से कौन से आकाश में उच्चतम स्तर पर दिखाई देते हैं। तो देख जानते कौन सा, यह हो जाएगा पछाव कपासी। जो पछाव कपासी बादल है, यह आकाश में उच्चतम स्तर दिखाई देते हैं। और पछाव मेघ जो है ना, यह पक्षी के पंख के समान दिखाई देता है। और इस मेघ में हिमीकरण होता है, जिससे मोतियों की माला कहता है। क्या, इस बादल में जो हिमीकरण होता है ना, उसे मोतियों की माला कहता है। और चक्रवातों के आगमन से पूर्व आकाश में पछाव बादल देखने को मिलते हैं। तो देखते हैं अगला है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी के बेसिन का एक हिस्सा है। देखिए, अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा कौन सा हो जाए, एक जो वेनेजुएला है ना, ये वेनेजुएला जो है अमेजन नदी का एक हिस्सा है। देखिए, अमेजन नदी जो है यह बेसिन पेरू से निकलकर इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, बोलीविया आदि भाग से प्रभावित होती है। अमेजन नदी बेसिन की जैव विविधता की दृष्टि से सबसे संपन्न है। यहाँ पाए जाने वाले विषुवतीय वनों के जो सेलवास है ना, उसे सेलवास कहते हैं। क्या, अमेजन नदी में पाए जाने वाले जो विषुवतीय वन है उसे क्या कहते हैं, सेलवास कहते हैं। तो देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है। देखिए, कौन सा राज्य नदी की घाटी हिस्सा नहीं, तो हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान जो है ना, यह नर्मदा नदी पूछ रहा है कि नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है, तो क्या हो जाएगा, राजस्थान का। देखिए, राजस्थान जो है ना, यह नर्मदा नदी है, इसके द्रोणी 87% मध्य प्रदेश में बहती है, जबकि 15% कहाँ बहती है, महाराष्ट्र में। देखिए, राजस्थान की प्रमुख नदी कौन सा है, तो लूनी नदी है, जो कि कच्छ के रण से प्रवाहित होती है। अगला है, हरमुज की जलसंधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। देखिए, हरमुज जो जलसंधि है ना, इसके बारे में कथन विचार करना है। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए, यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। हाँ, यह सही है। इसके अलावा ईरान संयुक्त अरब अमीरात के बीच बहता है, यह गलत है। यह दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण तेल चोक पॉइंट है, क्योंकि तेल की बड़ी मात्रा जल संधि के द्वारा प्रवाहित होती है। तो क्या हो जाएगा, देखिए, इसका एक और केवल 3 सही होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण अमेरिका के मध्य में अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहता है। देखिए, जो दक्षिण घास के मैदान है ना, इसे इसका जो अक्षांशीय घास के मैदान है, इसे पंपास हम कहते हैं। क्या कहते हैं, पंपास कहते हैं। इसको देखिए, प्रेरी किसे कहते हैं, जो उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को प्रेरी कहा जाता है। मध्य एशिया एवं पूर्वी यूरोप के मैदान को स्टेपीज कहा जाता है। और दक्षिण अफ्रीका क्या कहता है, वेल्ड कहा जाता है। और जो मध्य अक्षांश है इसे पंपास कहते हैं, जबकि इसके अलावा जो दक्षिण अफ्रीका और घास के मैदान है उसे वेल्ड कहते हैं। और डाउन्स क्या है, डाउन्स जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण भाग में जो घास है ना, उसे डाउन्स कहते हैं। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। देखिए, चक्रवात है और देश है, इसका हो जाएगा बाइगू। बाइगू चक्रवात कहाँ आया है, एक सेकंड। देखिए, बाइगू चक्रवात जो है यह फिलीपींस हो जाएगा, इसका होगा 1 का 3। बाइगू चक्रवात जो है यह फिलीपींस हो जाएगा। हरिकेन, हरिकेन कहाँ आया था, एक सेकंड। देखिए, बाइगू हो गया फिलीपींस, हरिकेन हो गया संयुक्त अरब अमीरात, कहाँ, बी का हो जाएगा 4। इसका मतलब टाइफून है, टाइफून कहाँ आता है, टाइफून जो है यह चीन में आता है। कहाँ, चीन में आता है। और विली विली जो है ऑस्ट्रेलिया में आता है। देखिए, बोइगू हो गया फिलीपींस, हरिकेन हो गया संयुक्त अरब अमीरात, टाइफून हो गया चीन, एवं जो विली विली है यह कहाँ आता है, यह ऑस्ट्रेलिया में आता है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, यह बी हो जाएगा। नेक्स्ट पर देखते हैं, सतपुड़ा श्रेणी का निर्माण किससे हुआ है। देखिए, सतपुड़ा श्रेणी का जो निर्माण है ना, यह हुआ है ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट से। किससे हुआ है, सतपुड़ा श्रेणी का जो निर्माण है क्या है, ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट से हुआ है। नेक्स्ट है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। देखिए, प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यह जगह गोदावरी। क्या है, गोदावरी है। इसकी लंबाई कितना है, तो 1465 किलोमीटर है। इसकी उत्पत्ति जो है महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर स्थान से हुआ है। कहाँ से हुआ, महाराष्ट्र के नासिक से त्र्यंबकेश्वर से। अब देखिए, इसका कुछ महत्वपूर्ण जो सहायक नदी है वही पूछता है। वेनगंगा, वर्धा, पेनगंगा, मतलब वेनगंगा, पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती तथा सबरी, ये सब क्या है,
इसकी सहायक नदी है। इसके अलावा देखिए गोदावरी नदी को क्या कहता है, दक्षिण की गंगा कहता है। क्या, दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा कहता है, जबकि दक्षिण भारत की गंगा अगर पूछेगा ना तो हो जाएगा कावेरी। अगला देखते हैं कतावितु, कच्चा कच्चा तीबू द्वीप प्रायः चर्चा में रहता है। यह कहाँ है, देखिए कच्चा तीबू द्वीप जो है ना यह पाक जलडमरू मध्य में कहाँ है, पाक जल, जबकि कछुवेरिया द्वीप जो है ना, कछुवेरिया जब गंगा सागर जाइएगा तो पश्चिम बंगाल से सटा एक द्वीप है कोलकाता के बगल में, उसे कछुवेरिया द्वीप है। लेकिन क्या कहे, कच्चा तीबू जो है यह पाक जलडमरू मध्य का हिस्सा है। अगला है गंगा नदी दक्षिण भारत की सहायक नदी को सोन के आसपास क्षेत्र में प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता है। देखिए इसे कहते हैं मगध, जो उसके आसपास क्षेत्र है ना उससे मगध के नाम से जाना जाता है। और देखिए इसमें एक प्रश्न पूछता है कि भारत एवं श्रीलंका के बीच में जो खाड़ी है पाक जलडमरू मध्य है। क्या उसे कहते हैं, पाक जल संधि कहते हैं या पाक जलडमरू मध्य। अगला है भारत के लोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा किए जाने वाले आयात संदर्भ 1 को सूची 1 से सूची 2 से मिलाएं। क्या हो जाएगा, तांबा क्या हो जाएगा, तांबा का हो जाएगा राजस्थान। टीन का क्या हो जाएगा, यह अफगानिस्तान से आता था। सोना था कहाँ से, यह हो जाएगा कर्नाटक। अब देखिए बलुआ पत्थर बहुमूल्य पत्थर जो है यह गुजरात से लाया जाता था। कहाँ से, गुजरात से लाया जाता था। प्रश्न एक सेकंड, मौर्य वंश के 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, इन राजाओं का सही कालक्रम अनुसार क्या है। देखिए इसका जो है ना एक सेकंड, बिंदुसार चंद्रगुप्त हो गया, उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद कौन सा, अशोक है। नेक्स्ट है बौद्ध स्मारकों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। देखिए हो जाएगा बौद्ध विहार नगरों से दूर बनाए गए थे, यह क्या है, एक कथन गलत है। जबकि स्तूप गोलार्ध आकार के बड़े स्मारक होते थे, इनके भीतर बुद्ध या बौद्ध भिक्षुओं के अस्थि अवशेष रखे जाते थे, यह सही है। स्तूपों के समीप विहार होते थे जहां भिक्षु रहते थे, यह भी सही है। अमरावती का स्तूप व्यापारियों तथा भूस्वामियों द्वारा दिए गए दान से बनाया गया है, यह भी सही है। इसका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, गलत रहेगा। बता देखते हैं दिल्ली सल्तनत के शासकों के वंश के कालानुक्रम व्यवस्थित करें। देखिए इसका क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा तुगलक वंश। क्या, पहला हो जाएगा तुगलक वंश, उसके बाद क्या हो जाएगा खिलजी वंश, उसके बाद तुर्की वंश पहले होगा, देखिए इसका हो जाएगा तुर्की वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश। देखिए इसका एक ट्रिक है, गुलाब खिले तो सूंघ लो। ठीक है, तो तुर्की वंश इसका शासक था 1206 से लेके 1290 तक था तुर्की वंश शासक। उसके बाद है खिलजी वंश, खिलजी का था 1290 से लेकर 1320 तक, जो कि सबसे कम समय तक रहा है। इसके अलावा जो तुगलक वंश है ना, यह 1320 से लेकर 1414 तक रहा है, यह सर्वाधिक वर्ष तक शासन किया है। देखिए गुलाम वंश में जो सर्वाधिक शासक किया है तुगलक वंश किया है 1320 से लेकर 1414 तक, जबकि सैयद वंश है यह 1414 से लेकर 1451 तक किया था। तो ध्यान रखिएगा। अलग है महत्वपूर्ण गजनी के संरक्षण में रहने वाला कवि फिरदौसी की पुस्तक का नाम क्या है। देखिए इसका है शाहनामा। क्या है, शाहनामा जो है ना यह फिरदौसी का पुस्तक है। 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। देखिए ये कौन के थे, यह के थे आचार्य जेवी कृपलानी जी। कौन, आचार्य जेवी कृपलानी जी। अगला है रैयतवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए रैयतवाड़ी की व्यवस्था बोला है कौन सा सही है, इसका हो जाएगा सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया न रहा। हाँ इसमें क्या है, देखिए ऑप्शन नंबर ए होगा, इसमें सरकार था, उसके बाद डायरेक्ट क्या है जो भूमि जिसके पास था ना उसका संबंध सीधा सरकार से था। इन दोनों के बीच में जो पहले बिचौलिया होता था उसे हटा दिया गया और सबसे जो अधिक क्षेत्र पे था यह क्या था, रैयतवाड़ी व्यवस्था ही लागू किया गया था। अगला देखते हैं समाज सुधारक ज्योतिबा फुले के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। किसका हो जाएगा, ज्योतिबा फुले 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किए थे, क्या ये सही है। अगला है देखिए ज्योतिबा फुले ने पुरोहितों को बिना विवाह समारोह संपन्न कराने की प्रथा चलाई थी, ये भी सही है। 1848 में निम्न जातियों की कन्याओं का उन्होंने स्कूल खोल दिया, ये भी सही है। और ज्योतिबा फुले ब्राह्मणों की प्रभुता के समर्थक थे, ये बिल्कुल गलत है। देखिए जो ज्योतिबा फुले थे ना, ये जो धर्म सुधार आंदोलन चाहते हैं इनमें ब्राह्मणवादी विरोधी थे,
बिल्कुल इसके घोर निंदा करते थे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह कथन असत्य है। अगला देखिए, समुद्रगुप्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए समुद्रगुप्त क्या है, इलाहाबाद के अभिलेख समुद्रगुप्त के बारे में, इसके विजयों के बारे में जानकारी मिलता है। हाँ, यह कथन सही है। समुद्रगुप्त राजा बनने के पश्चात दिग्विजय के लिए निकला था, ये भी सही है। समुद्रगुप्त को बीना बजाते हुए गुप्तकालीन सिक्कों पर दर्शाया गया है, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा। इसमें तीनों सही है। जो समुद्रगुप्त है ना, इनका जो है बीना बजाते हुए सिक्का चलाया गया था। अगला है, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। देखिए इसमें कौन सा असत्य है, तो हो जाएगा, इसके तहत ब्रिटिश सरकार का कंपनी मामलों तथा उसके भारतीय प्रशासन नियंत्रण हो गया था, ये सही है। इस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था, ये भी सही है। इस कानून के मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को युद्ध कूटनीति तथा राजस्व के मामले में निर्णय लेने का स्वतंत्र दिया गया था, नहीं, ये कथन गलत होगा। देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी गलत है, जबकि इस कानून में भारत के शासन को गवर्नर जनरल तथा उसके 3 सदस्यों वाली परिषद के हाथ दे दिया था, ये सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सी क्या है, गलत है। किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कहा कि हम या तो भारत को स्वतंत्र कराएंगे या इस प्रयास में मारे जाएंगे, हम अपनी पराधीनता को जारी रखने के लिए जीवित नहीं रहेंगे। यह जो कथन है, यह था, देखिए भारत छोड़ो आंदोलन में कहा गया था। इन्होंने क्या किया, जब 8 अगस्त 1942 की रात में, जिस दिन कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो का प्रस्ताव किया था, गांधी जी ने भारतीयों को कहा था कि मैं अपने छोटा संबंध दे रहा हूं कि अगर आप अपने दिल्ली में मतलब करो या मरो का नारा इसी में दिए थे। तो अगला देखते हैं, बजट 2025 और 26 को घोषित नई सरकार योजना क्या था। देखिए यह क्या है, यह हो जाएगा प्रधानमंत्री जनधन कृषि योजना, यह हो जाएगा। इसके अलावा गिग वर्क्स के सामाजिक सुरक्षा योजना। देखिए ये जो गिग वर्क्स है ना, इसे एक कौन सा वर्क होता है, गिग वर्क्स होते हैं जो अल्पकालिक समय के लिए काम किया था, जैसे जो जितने भी जोमेटो हो गया और जो ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं ना, इन सबों को गिग वर्क्स के श्रेणी में रखा गया है। ध्यान रखिएगा, गिग वर्क्स जो है जो ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं एवं जोमेटो हो गया इत्यादि जो ऑनलाइन डिलीवरी में काम करते हैं, इसे गिग वर्कर्स कहा जाता है। अगला देखते हैं क्या है, स्वामी फंडा 2। इसके अलावा और कौन सा है, सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0, ये सभी क्या है, लागू किया गया था। कब, बजट 2025-26 में। इसका देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, संयुक्त अरब अमीरात में ब्लू वीजा प्रणाली का पहला चरण शुरू किया था। इसका उद्देश्य पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान देने वाले व्यक्तियों को प्रदान करना है। इस वीजा के तहत कितने साल का निवास का परमिट दिया गया था। देखिए संयुक्त अरब में यह था टोटल कितना, यह 10 साल का दिया गया था। गूगल ने भारत में अपना पहला सबसे बड़ा कैंपस का नाम क्या रखा है। देखिए ये रखा अनंत, क्या है, अनंत रखा है। भारत के किस राज्य में अभूतपूर्व निर्णय लेते हुए गुटखा पान मसाला की बिक्री के निर्माण एवं भंडारण पर वितरण का 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। ये कौन लगा है, ये देखिए लगा है झारखंड सरकार, कौन, झारखंड सरकार लगा है। अगला है, बिहार सरकार के करमचट डैम के बगल में राज्य का सबसे बड़ा पार्क बनाने की घोषणा किया है। यह डैम बिहार के किस जिले में, देखिए क्या है, करमचट डैम, यह बिहार के किस जिले में, यह रोहतास में है। कहाँ है, रोहतास में है। तमु लोहत्सर या लोसर, लोहर जो है ना, लोसर जो सुरंग समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है, इसे देश से संबंधित है। तुमुल महोत्सव यह कहाँ से है, ये देखिए नेपाल में मनाता है। क्या मनाता है, यह नेपाल में मनाता है। इसे लोसर भी कहा जाता है। बता देखते हैं, स्वर्णगंधा विजन 2047 को किस राज्य सरकार द्वारा एक दीर्घकालिक रोड मैप के रूप में मान्यता दिया गया है। देखिए एक किसके द्वारा दिया गया है, यह दिया गया आंध्र प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा, आंध्र प्रदेश के द्वारा। आगे बढ़ सकते हैं, सीबीआई द्वारा डिजिटल अरेस्ट स्कीम के खिलाफ निम्नलिखित में से किस नाम से ऑपरेशन चलाया गया है। देखिए चलाया है क्या, ऑपरेशन चक्र 5। क्या, ऑपरेशन चक्र 5 चलाया गया है। विकलांग व्यक्तियों को किस राज्य एवं केंद्र सरकार ने क्या दिया है, देखिए कुंस्योम योजना, कुंस्योम योजना शुरू किया गया है। यह किसके लिए शुरू किया गया है, देखिए जो कुंस्योम योजना है यह लद्दाख सरकार द्वारा शुरू किया, किस द्वारा, तो लद्दाख सरकार द्वारा। जून 2025 को मगरमच्छ संरक्षण परियोजना कितने वर्ष पूरे हो गए हैं। देखिए यह हो गया 50 वर्ष। क्या, 50 वर्ष पूरे हो गया है मगरमच्छ परियोजना का। जून 2025 में नई दिल्ली में आयोजित इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस
IBCA के तहत पहली बैठक इंटरनेशनल विकेट अलायंस द्वारा जो इसकी अध्यक्षता है यह किसी द्वारा किया गया है? देखिए यह किया गया है भूपेंद्र यादव के द्वारा। किसी द्वारा? भूपेंद्र यादव, जो कि वर्तमान में पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्री है। कौन? भूपेंद्र यादव। और पढ़ सकते हैं, हाल ही में कहां भारत के सबसे बड़े गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है? देखिए यह किया गया मानेसर, हरियाणा में। मानेसर कहाँ है? यह हरियाणा में किया गया है। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर एक गुप्त और हाई रिस्क मिशन था जो हाल ही में सुर्खियों में रहा। यह किस देश का मिशन था? देखिए अमेरिका का है। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर जो है ना, अमेरिका का एक गुप्त एवं हाई रिस्क वाला सैन्य अभियान था, यह मिशन था। इसका उद्देश्य क्या था? ईरान के जो परमाणु हथियार है ना, उसकी क्षमता को नष्ट करना। तो क्या था? ऑपरेशन हैमर, मिडनाइट हैमर। अगला है, भारत के प्रधानमंत्री 51 में G7 शिखर सम्मेलन भारत के द्वारा इस सम्मेलन का संपन्न कहाँ किया गया है? देखिए कहाँ हुआ? कनाडा में हुआ। क्या हुआ? कनाडा में। इसके अलावा जो वर्ल्ड डोपिंग एजेंसी है ना, इंटरनेशनल डोपिंग एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? कनाडा में है। जबकि इंडियन जो डोपिंग एजेंसी है इसका मुख्यालय कहाँ है? यह भारत में है। हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में से कौन सा भारतीय स्थान शीर्ष पर रहा है? यह कौन सा रहा है? देखिए यह हो जाएगा IIT दिल्ली। क्या है? IIT दिल्ली से शीर्ष पर रहा है। निम्नलिखित में से किसे सिफारिश पर केंद्र राज्यों को वैधानिक अनुदान प्रदान किया जाता है? यह किया जाता है वित्त आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? वित्त आयोग के द्वारा केंद्र राज्यों को वैधानिक अनुदान प्राप्त किया जाता है, वित्त आयोग के द्वारा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है? देखिए चुनाव आयोग का कार्य क्या है? तो पंचायतों का जो चुनाव कराना होता है ना, यह चुनाव आयोग का कार्य नहीं है। क्या? पंचायतों का चुनाव कराना है, यह चुनाव आयोग का कार्य नहीं। जबकि निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन, मतदाता सूची तैयार करना, राजनीतिक दलों का पंजीकरण, ये सब क्या है? यह चुनाव का कार्य है। देखिए अभी हाल ही में जो इलेक्शन होने वाले, इसलिए चुनाव के प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो कृपया से ध्यान रखिएगा। देखिए जो कुछ समिति है ना, समिति से भी पंचायत के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। जैसे देखिए VR मेहता समिति, यह वर्ष 1957 को लागू किया था और यह त्रिस्तरीय पंचायती समिति था। क्या? बलवंत राय मेहता समिति जो है 1957 में लागू किया गया था और इसका अर्थ क्या था? यह पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय बनाना। जबकि अशोक मेहता समिति है, यह 1977 में लाया गया था और यह द्विस्तरीय पंचायती व्यवस्था के बारे में चर्चा किया था। जबकि LM सिंधु समिति जो है ना, यह वर्ष 1986 में आया था। इसमें पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। इसके अलावा देखिए जो PK थुंगन समिति है, यह 1988 में था और पंचायती राज के जो संवैधानिक दर्जा है ना, यह थुंगन समिति के द्वारा दिया गया था। जबकि GV राव जो समिति है, यह 1985 में था और इसमें 4 स्तरीय पंचायती राज के चर्चा किया था। जबकि इसमें 33% आरक्षण है ना महिलाओं के लिए, इसमें दिया गया था। जबकि बिहार में हाल ही में क्या है? 50% महिलाओं को आरक्षण है। तो देखिए ज्यादा प्रश्न पूछता है अशोक मेहता समिति एवं बलवंत मेहता समिति। तो बलवंत क्या है? यह त्रिस्तरीय समिति के बारे में चर्चा किया गया है। निम्नलिखित में से पंचशील सिद्धांत नहीं है। देखिए पंचशील के बारे में कह रहा है, यह नाभिकीय निवारण परमाणु प्रतिरोध। क्या है? नाभिकीय निवारण परमाणु प्रतिरोध नहीं। जबकि शांतिपूर्ण सहअस्तित्व है, क्षेत्रीय अखंडता के लिए पारंपरिक समान, यह भी है, आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप। क्या? ये सही है। तो पंचशील के बारे में यही दिया गया, ये सब है, ये सब कथन सही है। देखिए अगला देखते हैं। अब देखिए पंचशील जो है ना, यह कब लाया था? यह 2 दिसंबर 1954 को समझौता किया था, इसे पंचशील समझौता कहते हैं। अगला है 14 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा महत्वपूर्ण विशेष संघीय सरकार की योजना है? देखिए महत्वपूर्ण विशेष संघीय सरकार है, इसे कौन सा हो जाएगा? एक सेकंड, देखिए इसमें जो है ना, इसका हो जाएगा संविधान की सर्वोच्चता, ये सही होगा। 2 या अधिक स्तरों वाली सरकार, ये भी सही हो जाएगा। और स्वतंत्र न्यायपालिका, यह क्या है? संघीय सरकार के लिए ये तीनों अति महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर देखिए इसका C हो जाएगा। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट में देखते हैं, संसद की समितियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए सही नहीं है, नहीं वाले जो प्रश्न, जैसे ध्यान से रखिएगा, देखिएगा। तो इसका हो जाएगा, यह समितियां कानून बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हाँ तो ऐसे ही हो जाएगा। यह विभिन्न विभागों द्वारा किए गए खर्चों, भ्रष्टाचार के मामले आदि की जांच करता है, ये भी सही हो जाएगा। समितियां केवल सदन के अधिवेशन के समय ही कार्य करता है, यह गलत होगा। जबकि ये समितियां सदन के दैनिक कार्यों की भूमिका निभाता है, ये भी सही होगा। देखिए और जो ऑप्शन नंबर C है ना, ये क्या है? यह गलत है। बाकी सब तीनों कथन क्या है? तीनों कथन सही है। अगला है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 संबंधित है किससे? देखिए जो UCC है ना,
समान सिविल संहिता या तो समान नागरिक संहिता है, इससे संबंधित क्या है, आर्टिकल 44। तो इसे ध्यान रखिएगा, क्या जगह समान नागरिक संहिता से है, समान नागरिक संहिता से। अगला देखते हैं, पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण संबंधी प्रावधान की चर्चा किया गया है, यह किस अनुच्छेद में किया गया है। देखिए जो पंचायती राज में है ना, इसमें जो आरक्षण की चर्चा किया है, यह आर्टिकल 23 का डी है। देखिए डी से कैसा रखते हैं, डिफेंडर या सुरक्षा। तो आरक्षण जो मिला है डिफेंडर, डी से होता है सुरक्षा, तो इसका सुरक्षा प्रदान किया गया है 243 का डी में। देखिए इसमें जो कुछ अनुच्छेद है उसे हम देख लेते हैं। जैसे 243 में क्या दिया है, तो पंचायतों की परिभाषा दिया गया है। 243 का ए में क्या दिया गया है, ग्राम सभा के बारे में दिया गया है, ए के बारे में। अब बी में क्या दिया गया, पंचायतों का गठन। देखिए बी से होता है बैठक, तो गठन हो गया। सी से हो गया पंचायतों की संरचना, डी से हो गया सीटों का आरक्षण, एवं ई से हो गया पंचायतों की अवधि, और एफ से क्या हो गया फाइनेंशियल। तो सदस्यों के लिए योग्यता जो होता है यह फिट रहने के लिए हो गया। देखिए अगला है 243 का एफ जो हो गया योग्यता हो गया। और जी क्या है, पंचायतों की शक्तियों का अधिकार एवं जिम्मेदारी हो गया। इसके अलावा जो एच है ना, एच है टैक्स लगाने का अधिकार, और आई क्या है, वित्त आयोग का गठन। देखिए ज्यादा आई पूछता है, 243 का आई मतलब हो गया इनकम, तो इनकम क्या हो गया, वित्त आयोग का गठन हो गया इसमें। तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सरकारी आयोग गठित हुआ था किसकी समीक्षा करने के लिए। तो यह जो है ना, यह क्या था, संघ एवं राज्यों के मध्य जो संबंध है ना, इसके गठन के लिए चर्चा किया था। क्या इसी के लिए गठित हुआ था सरकारी आयोग का गठन। अगला है, बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है जब क्या होता है। देखिए बेरोजगारी जो है उस समय विद्यमान कही जाती है जब क्या होता है, जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने को इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता है। मतलब जो मिनिमम रोजगार के लिए दर दिया जाता है, उसमें भी अगर काम करने के लिए लोगों को नहीं मिलता है काम, उससे हम प्रचलित बेरोजगारी कहते हैं। देखिए अगला है 46 नंबर प्रश्न क्या है, 1990 के दशक में भारत ने वित्तीय संकट के समय किन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त किया था। देखिए जब 1990 के समय भारत में वित्तीय व्यवस्था चरमरा गई थी, उस टाइम पूछ रहा है कि भारत जो है ना, यह वित्तीय व्यवस्था कहाँ से लिया था। देखिए यह जगह केवल 1 एवं 4 से, विश्व बैंक से एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से, IMF से एवं विश्व बैंक से लिया था। तो 1 एवं 4 किसमें है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अगला है, निम्नलिखित में से विचार कीजिए कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। देखिए यह हो जाएगा पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, इसके अलावा दूसरी जो है यह 1961 से 66। यह क्या है, ये दोनों सही है। तो 47 क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है ना, इसके बारे में देख लेते हैं। यह 1951 से 56 तक चालू हुआ था। इसमें कृषि विकास एवं सिंचाई एवं बुनियादी ढांचे जो है ना, इसमें फोकस किया गया था। इसका जो मॉडल था यह हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। इससे प्रश्न बनते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल है किस पे था, तो हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, और यह 51 से 56 चला था। जबकि जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है यह 56 से 61 तक चला था। और इसमें देखिए तीव्र औद्योगिकीकरण तथा जो भारी उद्योग है ना, इसके विकास के लिए किया था, और यह महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। जबकि चौथी पंचवर्षीय योजना जो है 1969 से 74 तक चला था। इसमें आर्थिक अस्थिरता और निर्भरता के लिए दिया गया है। जबकि जो पांचवा है यह देखिए अति महत्वपूर्ण है, जो पांचवा पंचवर्षीय योजना है यह तो पहले नंबर चला था 4 साल के लिए, उसमें यह तीसरी योजना विफलता के कारण इस पर जोर दिया गया। और पांचवी पंचवर्षीय योजना में ही इंदिरा गांधी सरकार द्वारा कहा गया था कि गरीबी हटाओ। जबकि छठी पंचवर्षीय योजना क्या है, 1980 से 85 में चला था, और 9वीं चला था, यह गरीबी उन्मूलन, तकनीकी आत्मनिर्भरता और तीव्र आर्थिक विकास के लिए। है भारत में अधिकांश श्रमिकों का रोजगार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में के अंतर्गत आता है। जो अधिकांश है ना, यह आता है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। देखिए प्राथमिक क्षेत्र में क्या है, कृषि, पशुपालन, ये सब क्या है, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का प्रचलित सूचकांक है। BSE सूचीबद्ध कितनी ब्लू चिप कंपनियों को इसकी मापन करता है। देखिए ब्लू चिप है, टोटल कितना है, ये 30 कंपनी टोटल है। इससे नंबर से याद रखिएगा, 30 कंपनी को मान्यता प्रदान करते हैं ब्लू चिप। वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाया गया कर के रूप में जाना जाता है। यह देखिए होता है सीमा शुल्क या कस्टम ड्यूटी। क्या कस्टम ड्यूटी या सीमा शुल्क, वस्तुओं के आयात एवं निर्यात पर जो कर लगता है ना, उसे हम सीमा शुल्क या कस्टम ड्यूटी कहते हैं।
अगला है किन दो भौगोलिक राशियों का मात्रक समान होता है। देखिए तो वेग एवं चाल जो होता है ना, इसका मात्रक क्या होता है, भौतिक राशि, इसका मात्रक समान होता है। वेग एवं चाल का होता है मीटर पर सेकंड, जबकि चाल का क्या हुआ, मीटर पर सेकंड होता है। तो वेग एवं चाल का भौतिक राशि मात्रक क्या होता है, समान होता है। दोनों का मात्रक क्या है, मात्रक क्या है, मीटर पर सेकंड। अगला है किसी पदार्थ का क्वथनांक दाब में वृद्धि के साथ क्या होता है। देखिए जब दबाव बढ़ता है ना तो उसका क्वथनांक क्या हो जाएगा, ये भी बढ़ जाता है। क्या, दबाव बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र गेज दाब को मापने के लिए प्रयुक्त किया था। देखिए गेज दाब को मापने के प्रयुक्त किया ना, इसे कहते हैं मैनोमीटर। क्या कहता है, मैनोमीटर। अगला है, अब देखिए हाइग्रोमीटर क्या है, यह जल की घनत्व को मापता है, जबकि मैनोमीटर क्या है, यह गेज दाब को मापता है, और थर्मामीटर यह तापमान को मापता है। और देखिए शरीर का तापमान कितना होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, इसे ध्यान रखिएगा। सभी वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं, किसे बनते हैं, तो पर्दे पर जो प्रतीक होते हैं ना, क्या, पर्दे पर प्रतीक जो होते हैं यह सभी वास्तविक प्रतिबिंब का उदाहरण है। विद्युत प्रवाह को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है। देखिए इसे कहते हैं एमीटर। अमीटर जो है ना, यह विद्युत धारा को मापता है, जबकि गैल्वेनोमीटर क्या है, तो विद्युत धारा की प्रबलता को मापने के जो यूज किया जाता है उससे हम गैल्वेनोमीटर कहते हैं। और वोल्टमीटर क्या हो, दो बिंदुओं के बीच में विभवों का अंतर वोल्टमीटर का होता है। वाटमीटर विद्युत शक्ति के मापन को वाटमीटर कहता है, जबकि बैरोमीटर जो है यह क्या, वायुमंडल की आर्द्रता नापता है। जबकि वेव मीटर क्या है, देखिए वेव मीटर जो है किसी रेडियो तरंग की तरह से मापने के लिए वेव मीटर का उपयोग करता है। क्या, वेव मीटर। जबकि रिक्टर स्केल में क्या होता है, तब भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। निम्नलिखित में से एक वैज्ञानिक को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था। देखिए वो कौन है, तो मैडम क्यूरी को कुल 2 बार दिया गया है। 1903 में मिला है, एक 1911 में मिला है। देखिए इन्हें जो 1903 में मिला था ना, यह रेडियो सक्रियता की खोज के लिए मिला था, जबकि जो 1911 में मिला था यह रेडियम के शुद्धिकरण एवं पोलोनियम की खोज हेतु इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहली महिला है ये मैडम क्यूरी थे। अगला है रदरफोर्ड के अलावा, देखिए मैडम, इसके अलावा जो भारत के नोबेल प्राइज विजेता है यह साहित्य के क्षेत्र में किन्हें मिला था, डॉक्टर रविंद्रनाथ ठाकुर को मिला था, वर्ष 1930 में मिला था। कौन सा, गीतांजलि पुस्तक के लिए। अगला है रदरफोर्ड के समय अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप किसकी खोज हुई थी। ये नहीं, किसे खोज हुआ था, ये हुआ था परमाणु के नाभिक का। क्या हुआ था, अल्फा कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग में के परिणाम स्वरूप जो रदरफोर्ड खोज किया था ना, तो क्या किए थे, परमाणु के नाभिक की खोज किए थे। एचपी एक सेकंड, देखिए HPO3-2 में P का ऑक्सीकरण संख्या कितना है। देखिए हो जाएगा +3, कितना है, क्या +3 हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा आकार में कैसा होगा। इसका जो है देखिए क्या बनेगा, फोकस पर तथा वास्तविक बनेगा और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। जैसे जैसे हैलोजन की परमाणु संख्या बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है, वैसे वैसे क्या होता है, देखिए तो कम अभिक्रियाशील होते जाता है। क्या है, अभिक्रियाशीलता जो है, इसकी अभिक्रियाशीलता कम होता जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा का वह कौन सा शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है। उसे कहते हैं, उसे कहते हैं एंड्रोलॉजी। क्या कहता है, एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी कहता है, देखिए एक है एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या है, तो शरीर के आंतरिक संरचना की जो चर्चा है एनाटॉमी होता है। अब मानव शास्त्र क्या है, मानव शास्त्र का अध्ययन इसमें क्या आता है, मानव शास्त्र। जबकि ज्योतिष में क्या है, यह ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन क्या है। क्या लगते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य प्रणाली से संबंधित है। ये हो जाएगा मेसोसोम। क्या है, मेसोसोम जो है, मेसोसोम जो है यह संरचना बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया की कार्य करता है, मेसोसोम। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। देखिए मानव गुर्दे का जो सामान्य कार्य है कौन सा नहीं है, तो रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रण करने का है, यह नहीं है, ये जो है नहीं है। जबकि रुधिर में जल की मात्रा नियंत्रण करना है, यूरिया को छान कर बाहर करना है, और कई हार्मोनों का स्राव करना क्या है, इसका गुर्दे कारण है। समझ सकते हैं। अब देखिए किडनी के जो इकाई रचनात्मक इकाई क्या है, उसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग उद्योग में सफाई एजेंट के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसको हटाने के लिए किया जाता है। देखिए ये जो है सफाई में स्टील एवं लोहे के जंग को, क्या, जो सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, इसका उपयोग स्टील एवं लोहे के जंग को हटाने के लिए किया जाता है।
नेक्स्ट है बहुनिषेचन क्या होता है। बहुनिषेचन जो है यह उभयचर में होता है। किसमें होता है? उभयचर में होता है। मानव के शरीर में पैरों में हड्डियां क्या होती है? मानव के शरीर में पैरों की हड्डियां हैं, क्या है? क्या टिबुला एवं फ्यूबुला एवं टिबिया है। फ्यूबुला एवं टिबिया क्या है? फ्यूबुला एवं टिबिया ऑप्शन में बी होगा। यह मानव के शरीर का जो पैर की हड्डी है उससे पाया जाता है। और यह प्रश्न कई बार पूछा गया कि टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाया जाता है? क्या होगा? मानव के पैर में। जिम्नोस्पर्म होते हैं, क्या होते हैं? तो जिम्नोस्पर्म है यह बीज युक्त पादप है। क्या है? बीज युक्त पादप को जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। नेक्स्ट है सर्वाधिक गति करने वाला एंजाइम क्या है? यह जगह कार्बोजनिक एनहाइड्रेट, क्या? कार्बोजनिक एनहाइड्रेट जो है सर्वाधिक गति करने वाला एंजाइम है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए 69 का है, इसका जगह एल्गिन लाल शैवाल से प्राप्त होता है और कैरेजिन भूरे शैवाल से, यह गलत है। देखिए एल्गिन जो है ना यह भूरे शैवाल से प्राप्त होता है, जबकि कैरेजिनाइन जो है यह लाल शैवाल से प्राप्त होता है। इसके अलावा शैवाल तत्काल वातावरण में घुलित ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाते हैं, ये भी सही है। एगर एगर गैलेडियम और ग्रेसलिनिया से प्राप्त किया जाता है, ये भी सही है। लेमिनेरिया एवं सारगैसा का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है, यह शैवाल है, यह सही है। अब इसका देखिए जो शैवालों के अध्ययन है ना इससे हम फाइकोलॉजी कहते हैं, जबकि जो कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है 17वां प्रश्न, भारत एवं पाक के मध्य हुए समझौतों को सूची 1 के सूची 2 से मिलाए। देखिए इसे क्या हो जाएगा? 70 का सिंधु जल समझौता यह कब हुआ था? जो सिंधु जल समझौता है ना यह हुआ था सितंबर 1960 में। शिमला समझौता, देखिए इसमें विश्व बैंक भाग लिया था। यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, बोलता है कि सिंधु जल समझौता जो है एक किस कैसे हुआ था? तो इसका जो बैठक है ना यह विश्व बैंक के द्वारा किया गया था और वर्ष 1960 में हुआ था, जबकि जो शिमला समझौता है यह हुआ था जून 1972 में, क्या? जून 1972 में। और आगरा शिखर सम्मेलन, देखिए आगरा शिखर सम्मेलन जो है यह हुआ था जुलाई 2001 में। इसके अलावा जो ताशकंद घोषणा यह कब गया था? तो जनवरी 1966 में हुआ था। अगला देखते हैं नागेबाजा शब्द वाली किस खेल से संबंधित है? क्या है? नागेबाजा। नागेबाजा जो है ना यह जूडो से है, क्या है? जूडो से संबंधित है। देखिए इसके बाद देखते हैं कैडी। कैडी जो है गोल्फ से है। स्लिप, स्लिप किससे है? क्रिकेट से है। और नाइट शब्द जो है यह शतरंज से है, जबकि पुश इन जो है ना यह हॉकी से है। एक और प्रश्न पूछता है चाइनामैन, चाइनामैन किससे है? यह क्रिकेट से है। नेक्स्ट है आधुनिक बिहार का निर्माता किन्हें कहा जाता है? देखिए जो आधुनिक बिहार निर्माता है यह सच्चिदानंद सिन्हा कहा जाता है। किन्हें? सच्चिदानंद सिन्हा कहा जाता है। तेनजिंग नोर्गे साहसिक पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? देखिए जो तेनजिंग नोर्गे है ना यह पुरस्कार वर्ष 1993 से 1994 में दिया गया था और यह साहस के क्षेत्र में कार्य करने वालों को दिया जाता है 1993 से 94 में। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? देखिए साहित्य अकादमी माखन लाल चतुर्वेदी जी को दिया गया था, वर्ष 1955 में मिला था। ये जो हिम तरंगिनी है ना इनका कविता का पुस्तक था हिम तरंगिनी। इस पुस्तक के लिए माखन लाल चतुर्वेदी जी को वर्ष 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। किन्हें? तो माखन लाल चतुर्वेदी होगा। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? हिम तरंगिनी, जो कि कविता संग्रह है। नेक्स्ट है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में प्रति वर्ष किस संस्थान द्वारा जारी किया? देखिए ये जो क्वेश्चन है ना यह बिहार दरोगा में पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा जो ग्लोबल जेंडर गैप है यह किसके द्वारा जारी किया था? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, क्या? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को जारी किया था। और वर्तमान में जो भारत का इसमें स्थान है 131 है, क्या? 131 है। तो फ्रेंड देखिए इसमें जितने प्रश्न दिए गए थे जीके जैसे हम कवर कर चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया से सब्सक्राइब कर दीजिएगा एवं कम से कम एक वीडियो ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। और अगर कोई कमेंट हो तो सुझाव हो तो कृपया से हम कमेंट की तरफ अवश्य बताइएगा। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। थैंक यू।